चलिए शुरू करें। आप जो सबसे पहला चैप्टर पढ़ेंगे वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। देखिए यहां से कई चीजें आपको समझ में आने वाली। सबसे पहली चीज आप ये समझिए कि रिप्रोडक्शन क्या हो। इस चीज का क्या मतलब है। कुछ इसका पार्ट तो आप 10th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं। रिप्रोडक्शन का बेसिकली मतलब ये है कि अपने जैसे ही जीव उत्पन्न हो। अपने जैसे ही जीव। अब मान लीजिए कोई पौधा है, आप सामने नीम का पौधा देख रहे हैं, उससे नीम के पौधे और बनना, वो रिप्रोडक्शन है। अब दूसरी बात आती है कि सेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए रिप्रोडक्शन दो टाइप के होते हैं, ए सेक्सुअल एंड सेक्स, अलैंगिक और लैंगिक। लैंगिक जनन की जहां पर बात आती है वहां पर आप एक बात याद रखना। एक तो वहां पर रिडक्शन डिवीजन कह सकते हो या फिर मियोसिस कह सकते हो, यानी अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन वहां पे जरूर होगा। और दूसरा क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। दो चीजें वहां पर जरूर होगी। अब अर्धसूत्री विभाजन का और निषेचन का, यानी मियोसिस और फर्टिलाइजेशन का आपको मैं मतलब समझाता हूं। अगर आप देखो कि किसी भी प्लांट के अंदर मान लीजिए नंबर ऑफ क्रोमोसोम 42 है। मेल के अंदर कितने, 42। और फीमेल के अंदर देखिए, ये मेल और फीमेल के निशान होते हैं इस तरीके के, ये ध्यान रखें। फीमेल के अंदर भी 42। अच्छा, एक से बना पोलन ग्रेन, दूसरे से बना एग, ठीक है। इन दोनों के मिलने से बन गया जाइगोट। तो इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाने चाहिए थे, इसमें तो हो जाने चाहिए थे कि भाई 84 हो जाना चाहिए था, इतने हो जाने चाहिए थे। लेकिन ऐसा तो नहीं होता, इसमें कितने ही रहते हैं, 42 ही रहते हैं। ये कैसे संभव है कि जब पोलन ग्रेन बनते समय नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आधे हो जाएं 21, और एग बनते समय भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे हो जाएं 21, तो जाइगोट में कितने रह जाएंगे, 42। तो जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात आए वहां पर दो चीजें एसेंशियल हैं, उसमें दो कैरेक्टर्स जरूर होंगे। वो कौन कौन से, एक तो ये देखिए रिडक्शन डिवीजन या मियोसिस, पहला तो ये जरूरी होगा। दूसरा क्या होगा, फर्टिलाइजेशन जरूरी। अभी तो हम बात कर रहे हैं प्लांट्स, यही चीजें यही बातें हम लगभग करेंगे आगे। ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे, वो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अभी आपने सिर्फ इतना देखा। आज आगे देखिए, फ्लावरिंग प्लांट्स, जिन प्लांट्स के अंदर फ्लावर्स लगते हैं उनके अंदर रिप्रोडक्शन की बात हम कर रहे हैं। तो ये तो अभी जो इंट्रोडक्शन हुआ है, केवल आपका जो चैप्टर का नाम है, जो टॉपिक है, जो शीर्षक है, केवल हम उसी की बात कर रहे हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसका मतलब क्या देख रहे हैं हम, रिप्रोडक्शन देख रहे हैं। किस में देख रहे हैं, फ्लावरिंग प्लांट में देख रहे हैं। कौन सा देख रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख रहे हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख रहे हैं तो वहां पर दो चीजें जरूर होंगी, एक तो मियोसिस होगा और दूसरा फर्टिलाइजेशन। इतनी चीजें हम एक तरीके से इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। इसमें जो हम पढ़ेंगे भी किस प्रकार से जो है वो मियोसिस होता है, कौन कौन से ऑर्गन्स में होता है। पहले तो हम फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे चलने वाले हैं। तो जब भी आप कोई फ्लावर देखते हो किसी भी प्लांट का, वो कोई सामान्य ऑर्गन नहीं है उसका, उसके लिए बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि वो किससे संबंधित है, वो रिप्रोडक्शन से संबंधित है। थोड़ा सा मैं इसका थिकनेस बढ़ाया था, वो रिप्रोडक्शन से संबंधित है। और वो भी कौन सा रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल। तो अभी हम थोड़ा सा फ्लावर के बारे में देखेंगे। आप
फ्लावर आपको देखने में अच्छे लगते हैं, सुंदर लगते हैं ना। वो सुंदरता फ्लावर के कौन से पार्ट की वजह से होती है? हाँ, पेटल्स, वेरी गुड। पेटल्स की वजह से फ्लावर का जो कलर आता है ना, वो पेटल्स की वजह से आता है। अब मैं थोड़ा सा, जो आप 10th क्लास के अंदर पढ़ के आए हो, उसी चीज को यहाँ पे मैं बनाता हूँ आपके लिए, ताकि आपको फ्लावर के जो पूरे पार्ट्स हैं वो एकदम क्लियरली समझ में आ सके। देखिए, आपने 10th क्लास के अंदर ये जरूर पढ़ा है। हाँ, ये वाली चीज। एक, आप इनके डायग्राम्स बनाने का है ना, थोड़ा सा प्रयास करना। जब आप इनके डायग्राम सही ढंग से बनाने लगोगे, आज घर जाके यही काम आपको करना है। ये फ्लावर के बिल्कुल सेंटर में होता है। और ये कौन सा ऑर्गन है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसके बाद इसके बाहर जो आप देखोगे, वो आप देखते हो एंथर्स या स्टेमन। एंथर अलग चीज है, स्टेमन अलग चीज है, फिलामेंट अलग चीज है। हम इन सब के बारे में ही देखेंगे। पहले मैं हल्का सा आपके लिए एक आइडिया यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ बनाने का, किस तरीके से आप बनाओगे। ये कौन सा पार्ट है बीच वाला? फीमेल। ये मेल का। अब देखिए, अब हम बनाते हैं एक्स्ट्रा जो पार्ट्स हैं। ये पेटल्स, जो आपको कलर्ड पार्ट दिखता है ना फ्लावर का, वो पेटल्स है। ये देखिए, इस प्रकार से आप क्या बनाएंगे? पेटल्स बनाएंगे। ठीक है। इसके बाद जो आप देखोगे, अभी हम ना एक एक पार्ट को हम डिस्कस करेंगे, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। और याद करने के लिए अलग से रटने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना? अब देखो, ये जो वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसकी हम बात करें अगर, ये पौधा है और ये उसकी लीफ है, इसके ऊपर यहाँ पर फ्लावर लगा हुआ है, तो इस तरीके से आपको फ्लावर नजर आता है। देखिए, यहाँ पर लगा हुआ ऐसा फ्लावर आपको नजर आएगा। ठीक है। ये वाला जो पार्ट है, जिस जिसके सहायता से फ्लावर स्टेम के साथ जुड़ा हुआ, वो क्या कहलाता है? इसको कहते हैं, हिंदी में तो बड़ा सुंदर नाम है, पुष्प वृंत, पेडिसेल। पेडिसेल कहते हैं इसको। ये पुष्प वृंत है। ठीक है। अब पुष्प वृंत का जो ऊपर वाला भाग थोड़ा सा फैला हुआ है, जिस पर फ्लावर के लगभग सभी पार्ट मौजूद हैं। ठीक है। आप कहीं भी बैठते हो तो आसन पर बैठते हो ना, कोई भी आसन हो, या आप कुर्सी पे बैठते हो, तो उसी तरीके से फ्लावर भी इसी पे बैठा है ना। तो ये पुष्पासन बोलते हैं, हिंदी में बड़ा सुंदर। ठीक है। और इसका अंग्रेजी में जो नाम है, वो है थैलेमस। क्या नाम है? थैलेमस। ठीक है। थैलेमस के बाद जो है, आता है पार्ट जो ग्रीन कलर की छोटी छोटी पत्तियां नुमा भाग होता है, ये है कैलिक्स। ठीक है। अभी हम पूरे ग्रुप की बात कर रहे हैं। अभी देखना, ये जो ग्रीन कलर की ऐसे होती है ना, फ्लावर के नीचे जो ग्रीन कलर के लगे होते हैं, वो क्या है? कैलिक्स है। और कैलिक्स सामान्यतः 5 होती है। अगर हम 500 को अलग करके एक यूनिट अलग, अलग निकालेंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे? सेपल। यानी 5 सेपल मिलकर के क्या बना रही है? कैलिक्स। अब जो कलर्ड पार्ट की बात कर रहे हैं, ये है कोरोला। ठीक, कोरोला। ये कलर्ड पार्ट है। ये भी सामान्यतः 5 ही मिलते हैं, हो सकता है कईयों में 3 भी हो, 4 हो, सरसों में 4 मिलेंगे। ठीक है। तो उसमें येलो कलर के मिलते हैं। तो ये जो कोरोला है, कोरोला जो 5 है, इनमें से एक यूनिट क्या कहलाएगी? पेटल। ठीक है। अब उसके बाद जो आता है, ये वाला जो पोर्शन आता है, ये कहलाता है एंड्रोशियम।
एंड्रोसियम। एंड्रोसियम का मतलब है कि ये क्या है, किस कौन सा पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और एंड्रोसियम बहुत सारे होते हैं उसके अंदर, वो स्टेमन्स। तो एंड्रोसियम की एक यूनिट क्या है, स्टेमन। अब एक बात याद रखना, कैलिक्स की एक यूनिट सेपल, कोरोला की एक यूनिट पेटल, एंड्रोसियम की एक यूनिट स्टेमन। अब स्टेमन यहां से यहां तक है, इसको स्टेमन बोलेंगे। अभी यहां पर मैं जो दूसरा डायग्राम आपके लिए बना रहा हूं, ये जो है ना, ये ये पूरा जो पोर्शन है इस तरीके का दिखाई देता है, ये पूरा स्टेमन। इसके दो पार्ट है, ये एंथर है, ठीक है, और ये फिलामेंट है। दो पार्ट है, और दोनों को कुल मिला के क्या बोलते हैं, स्टेमन। और बहुत सारे स्टेमन मिला करके क्या बनाते हैं, एंड्रोसियम। अब बिल्कुल सेंटर में आ जाए, सेंटर को इसको कहते हैं गाइनोसियम। गाइनोसियम का मतलब क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। अब गाइनोसियम की एक यूनिट कौन सी होती है, नहीं है तो एक, अभी अभी आपको पता चलेगा। गाइनोसियम की जो एक यूनिट होती है वो होती है कार्पल, ठीक है ना। ये चीजें नोट करते जाना साथ साथ। कार्पल। अब कार्पल आपने देखे हैं कि नहीं देखे, मैं आपको बताता हूं। अब कार्पल का खैर आगे जिक्र करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। अभी एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। पूरा फ्लावर आपके सामने है, जिस पार्ट से वो स्टेम के साथ जुड़ा हुआ है कौन सा है, पेडिसल। पेडिसल का फूला हुआ भाग क्या कहलाता है, थैलेमस। थैलेमस के बाद सबसे आउटर वर्ड जो है वो कैलिक्स है, फिर करोला है, फिर एंड्रोसियम है, सेंटर में गैस। इतनी बात आपको क्लियर होगी। ये जो फ्लावर आप देख रहे हैं, ये फ्लावर एक तरीके से मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम है। आप ये तो देख ही रहे हैं, कैलिक्स की संरचना तो पत्तियों जैसी ही है, ठीक है। और जो करोला है, करोला को भी ढंग से अगर आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे या हैंड लेंस की सहायता से देखेंगे तो उसमें आपको बहुत सारी वेन्स दिखाई देंगी, जिस तरीके से लीफ में दिखाई देती है। तो आपको उसको देख के भी यूं लगेगा कि ये भी लीफ का रूपांतरित रूप ही है, बस इसका कलर चेंज हो गया। उसके बाद जो एंड्रोसियम है, अगर एंड्रोसियम की अगर आप देखोगे डेवलपमेंटल स्टडी, पुराने मतलब एंशियंट टाइम से भी किस तरीके से एंड्रोसियम का डेवलपमेंट हुआ होगा, तो तब भी आपको समझ में आएगा कि एंड्रोसियम भी लीफ से ही विकसित हुआ है। और गाइनोसियम तो बिल्कुल क्लियर है कि वो लीफ से ही डेवलप हुआ है। आप मटर खाते हो ना, आजकल तो मटर आए हुए हैं, तो मटर में यूं नहीं लगता क्या कि पत्ती इकट्ठी हो गई है, वो गोल हो गई और उसके अंदर वो बीज लगे हुए हैं। तो ये भी पत्ती का रूपांतर। तो सबसे ये भी आपके क्वेश्चन उठ सकता है कि फ्लावर या पुष्प क्या है, स्टेम का रूपांतरित रूप है। और उसके ऊपर जो लगे हुए हैं कैलिक्स करोला जितने भी पार्ट लगे हुए हैं, ये पत्तियों के रूपांतरित रूप है। इतना ही याद रखना, बाकी इसको हायर क्लासेस के अंदर आप और ज्यादा डिटेल से पढ़ेंगे। वहां तो क्वेश्चन सीधा आता है कि फ्लावर इज ए मॉडिफाइड शूट, डिस्कस। इसको आप बताइए कैसे है, तो फिर आपको बताना होता है कि किस तरीके से विकास हुआ है। अभी हम इतनी ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, अभी हम केवल फ्लावर की बात। तो फ्लावर, अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो प्लांट के अंदर एकमात्र ऑर्गन यही है जहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। हम प्रैक्टिकल क्लास के अंदर भी इसको देखेंगे, ठीक है। इतनी चीजें आपने नोट कर ली। अब देखिए, पेडिसल, थैलेमस, कैलिक्स, कोरोला, ये सारी की सारी चीजें रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी नहीं है, एसेंशियल नहीं है, ये एसेसरी है। ये आवश्यक नहीं है लेकिन सहायक है। सहायक किस तरीके से होती है, देखिए पेडिसल, थैलेमस, कैलिक्स, ये सब तो जोड़ने के लिए सहायक होते हैं, लेकिन जो कोरोला है उसके कलर के कारण वो अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट को। तो पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करने का काम कौन करता है, इंसेक्ट का ज्यादा, ठीक है। तो ये करोला इसलिए महत्वपूर्ण है। बाकी जो रिप्रोडक्शन से संबंधित जो प्रोसेस होता है, जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, वो केवल दो ही पार्ट में होता है, एंड्रोसियम में और गाइनोसियम। यहां तक आपको स्पष्ट है। अब आगे की कहानी जितनी चलेगी,
वो एंड्रोशियम और गाइनोशियम पे चलती है। पहले हम एंड्रोशियम को देखते हैं। अगर कल भाई किसी भी स्टूडेंट को धतूरे के फ्लावर मिले, धतूरे के फ्लावर लगे हुए हैं क्या कहीं? अगर मिल जाए, इजीली मिल जाए, तो ले आना। मैं उससे संबंधित आपको प्रैक्टिकल भी करा दूं। फ्लावर कैसा लेके आओगे? खुला हुआ नहीं लेके आना। व्हाइट सा खिला हुआ है वैसा नहीं लेके आना। फ्लावर जो बंद है, जो बड बंद है, वो बड लेकर के आनी है। फिर हम उसको यहीं पे खोलेंगे और आपको कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, हर चीज को यहाँ पे उसमें बताएंगे। और एंड्रोसियम के स्ट्रक्चर को भी सेक्शन काट के हम डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि फ्लावर रिप्रोडक्शन के लिए एक एसेंशियल ऑर्गन है। उसमें देखिए, अब फ्लावर के जो टाइप भी होते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही फ्लावर में होते हैं। ऐसे फ्लावर क्या कहलाते हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर। कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर मेल फ्लावर अलग लगते हैं, फीमेल फ्लावर अलग। तो हो रही है जैसे, उसके अंदर मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग लगते हैं, तो एक में गाइनोसियम नहीं होगा, दूसरे में एंड्रोसियम नहीं होगा। तो ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स कहलाते हैं। अच्छा, कईयों में तो ऐसा होता है कि मेल और फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट पे लगते हैं, और कईयों में ऐसा होता है कि मेल और फीमेल फ्लावर्स जो है वो अलग अलग प्लांट पे लगते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए, आगे हम देखते हैं एंड्रोसियम की स्ट्रक्चर। जैसा कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, एंड्रोसियम कैसा है? ये बीच में फिलामेंट है। फिलामेंट के ऊपर क्या लगा हुआ है? एंथर लगा हुआ है। अब रिप्रोडक्शन से संबंधित जो जो भी चीज है वो किस में है? एंथर से रिलेटेड। जब हम इसका सेक्शन काट के देखेंगे तो कैसा दिखेगा? अगर आप बनाते हो एंड्रोसियम, इसका धतूरे का एंड्रोसियम बनाते हो, तो आपको कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर दिखेगी। मैं आपको थोड़ा सा बना करके बताता हूँ यहाँ पर। डायग्राम ढंग से बनाना सीख लेना। ये बीच में फिलामेंट है। आपको चार लोब्स दिख रहे हैं। जब आप इसका सेक्शन काटेंगे, आप ब्लेड की सहायता से इसका सेक्शन काटेंगे, सेक्शन के बाद आपको जो दिखेगा वो ऐसा दिखेगा। चलिए मैं यहीं पे बना देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। मैं काफी 3D डायग्राम बनाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आपको सारी चीजें ढंग से समझ में आ सकें। ये तो पोर्शन यहाँ रह गया। और जो बाकी जो आपको दिख रहा है इस तरीके से, ये ऊपर रह गया है। ठीक है, सेक्शन काटने के बाद। अब यहां से हम पतला सेक्शन काट के जब देखेंगे तो आपको कैसा दिखाई देगा, ये अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। ये आपकी बुक के अंदर काफी बड़ा सा डायग्राम बना बना हुआ है, और आपको ये डायग्राम बनाना अच्छे तरीके से आना चाहिए। आप डायग्राम बनाने का थोड़ा सा तरीका बेटा गौर कर लीजिएगा, ताकि आपको जब आप अपनी कॉपी के अंदर डायग्राम बनाएं और एग्जाम के लिए तैयारी करें तो आपको कोई दिक्कत ना हो। पतला सेक्शन आपको इस तरीके से दिखेगा। यहां पर आपको पोलन ग्रेन
जो इस चैम्बर के अंदर दिखाई देंगे, इसके भी मैं नाम वगैरह लिख दूंगा अभी। एक बार थोड़ा सा आपको टिपिकल लगेगा, लेकिन दो तीन बार जब आप बनाने का प्रयास करेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। यहाँ पर बीच में आपको क्या दिखाई देंगे, पोलन ग्रेन्स दिखाई देंगे यहाँ पर, इस तरीके से। ये चार चैम्बर हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो आपको सबसे बाहर की तरफ जो लेयर दिखाई देगी वो दिखाई देगी एपिडर्मिस। इसके बाद जो आपको लेयर दिखाई देगी वो दिखाई देगी आपको एंडोथीसियम। एंडोथीसियम जो है ना, वो थोड़ी सी बड़ी कोशिकाएं होती हैं। इसके बाद कुछ छोटी कोशिकाएं आपको दिखाई देंगी, हाँ वो मिडिल लेयर्स हैं, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट में इसके ऊपर जो आपको लेयर दिखाई देगी वो होगी टेपिटम, ठीक है। तो यहां देखिए, पहली लेयर कौन सी है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद कौन सी होगी, एंडोथीसियम। उसके बाद कौन सी होगी, मिडिल लेयर्स। फिर कौन सी होगी, टेपिटम। टेपिटम, और यहां पर क्या है, पोलन ग्रेन्स। ये एकदम सरलतम चित्र है जो बनाया हुआ है, आपकी बुक के अंदर बनाया हुआ होगा थोड़ा सा टिपिकल हो। अब इसमें जो पोलन ग्रेन बनने से पहले क्या हो, थोड़ा सा वो देखिए। पोलन ग्रेन बनने से पहले यहां पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से सेल्स यहां पर पाई जाती हैं। इन सेल्स को क्या कहते हैं, स्पोरोजीनस टिश्यू को। ये क्या होगी, एक सेल है और इसमें कौन सा विभाजन होगा, रिडक्शन डिवीजन होगा। रिडक्शन डिवीजन हो जाने से एक सेल से कितनी सेल्स बन जाएंगी, चार। अर्धसूत्री विभाजन में कितनी कोशिकाएं बनती है, चार। तो इस तरीके से एक पोलन मदर सेल से कितने पोलन ग्रेन बनेंगे, फोर पोलन ग्रेन्स। नीट के अंदर क्वेश्चन आता है कि एक पोलन चैम्बर के अंदर 250 250 पोलन मदर सेल्स हैं, तो इससे कितने पोलन ग्रेन्स बनेंगे, कितने बनेंगे, 4 गुना हो जाएंगे ना। ये चीज याद रखें। एपिडर्मिस का क्या काम है, प्रोटेक्शन देना। एपिडर्मिस के ऊपर क्या पाया जाता है, क्यूटिकल, ठीक है। एंडोडर्मिस का क्या काम है, जब ये पूरी तरीके से परिपक्व हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो पोलन ग्रेन को खोलना, इसका एंथर को खोलना, इसको इस जो एंथर फट जाता है, इससे जो पोलन ग्रेन बाहर आते हैं, तो वो काम कौन करता है, एंडोथीसियम। मिडिल लेयर क्या काम करती है, उसको प्रोटेक्शन का काम करती है। टेपिटम क्या करती है, वो नर्स सेल भी कहलाती है। विकसित हो रहे जो पोलन ग्रेन्स हैं उनको वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो ये सब लेयर्स के फंक्शन हो गए। तो यहां तक आपको क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं। इसको देख लेना ढंग से। आज हम इतना ही पढ़ेंगे इसके बारे में। बाकी आप कल इसको थोड़ा सा पढ़ करके आना बुक में से। अगर आपके पास बुक नहीं है तो ऑनलाइन आप पढ़ लेना, ठीक है। और फिर भी अगर आपको ये सुविधा नहीं मिलती है तो मेरे कुछ पुराने वीडियोस, वो वीडियोस भी आप इस पे देख लेना। बाकी ये डायग्राम बुक की तरह बनाने का प्रयास करना। थोड़ा सा सरल तरीका मैं ये बता देता हूँ कि बुक के अंदर सारे डायग्राम को क्या बनाया हुआ है, सेलुलर बनाया हुआ है। सारे को सेलुलर बनाने की जरूरत नहीं है, सेलुलर उतना ही बनाइए जितना मैंने बनाया, ताकि थोड़ा कम समय में बन जाएगा। अब एक चीज और बताता हूँ कि जब ये एंथर पूरी तरीके से मैच्योर हो जाता है तो ये दोनों चैम्बर आपस में मिल जाते हैं। तो हो सकता है आपकी बुक के अंदर एक ही चैम्बर दिखाया हो दोनों को मिलाकर, ठीक है। और यहां पर क्या होता है, कुछ छोटी सेल्स होती हैं, ये इस प्रकार से, उनको क्या बोलते हैं, स्टोमियम। तो जैसे ही एंथर मैच्योर हो जाता है, बाहर वायु के संपर्क में जब ये स्टोमियम आता है तो इससे वाटर लॉस हो जाता है और ये एकदम से यहां से खुल जाता है ये एरिया। जब ये एरिया खुल जाएगा तो यहां से ये
जो एंडोथीसियम है ये इस लेयर को बाहर की तरफ मोड़ देगी और यहां से पोलन ग्रेन बाहर आना शुरू हो जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है।